हम लोग बात कर रहे थे आपका पुलिस रेगुलेशन पे। पैरा नंबर 105 इसकी बात होनी है। पैरा नंबर 105 इससे संबंधित है कि अगर 157 वन बी इसके अंतर्गत ये सचो इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय ले रहा है तो वो किस प्रक्रिया का पालन करेगा। सीधे सीधे वो लिख रहा है कि अगर ये सचो इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय ले रहा है 157 वन बी जो वर्तमान में 176 वन बी हो गई है उसके अंतर्गत, तो जो वो ट्रिप्लीकेट कॉपीज में उसने तैयार की थी एफआईआर जो उसने चिक रजिस्टर पर नोट की थी, उसमें से ट्रिप्लीकेट कॉपी चिक रजिस्टर में रह गई थी, डुप्लीकेट दी गई थी इंफॉर्मेंट को और ओरिजिनल भेजी गई थी मजिस्ट्रेट को जो अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट था उसके न्यायालय पर, सॉरी उसके पुलिस स्टेशन पर। तो चूंकि डुप्लीकेट कॉपी वो इंफॉर्मेंट को दे रहा है और 157 बनबी में वो वही निर्णय ले रहा है, अभी मजिस्ट्रेट को कॉपी गई नहीं है, अभी तो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है ट्रिप्लीकेट कॉपी में, और यहीं पर उसने निर्णय ले लिया इन्वेस्टिगेशन तो हमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? तो या तो मामला 95 में आ रहा है या उसे ऐसा लगता है कि केवल झगड़े को दांडिक स्वरूप ये देने की कोशिश हो रही है, जबकि इनफैक्ट कोई अपराध हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। और या फिर उसे लग रहा है कि मामला कैसा है, सिविल नेचर है और उसे जानबूझकर दांडिक बनाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ही मामला सिविल नेचर है, और या फिर वो जो लिस्ट दी है 104 में जिनमें वो पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन करेगा ही नहीं, मामला वहां आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी तो मामला पुलिस स्टेशन में ही है, दर्ज हुआ है, ठीक है ना। और दर्ज होते ही वो निर्णय ले रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो अभी तीनों कॉपीज जो डुप्लीकेट कॉपी में पैरा 97 के मुताबिक जो एफआईआर तैयार हुई थी, तो उसमें से तीनों कॉपी अभी तो वही है, थाने पर ही है, अभी मजिस्ट्रेट को गई नहीं है, 157 की कंप्लायंस में, 176 बीएनएसएस की कंप्लायंस में गई नहीं है, यही वो निर्णय कर रहा है। तो 105 पैरा नंबर ये कहता है कि इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट आई विल नॉट इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑन बिहाफ ऑफ दोज रीजंस विच आर गिवन इन पैरा 104, तो आप तत्काल वॉट एवर द रीजंस, ठीक है, कारण कोई भी हो, लेकिन आप जो भी कारण समझ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन न करने के संबंध में, क्या करेंगे, तत्काल ओरिजिनल और ट्रिप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट तो आपको उसे देनी है, ठीक है, तो कारण आप नोट करेंगे ओरिजिनल पर और डुप्लीकेट पर, और ओरिजिनल फिर आगे कहां जाएगी, मजिस्ट्रेट के पास, और इसलिए आएगी ताकि 159 जो पहले थी, और 159 में अब 19 जोड़ देंगे तो 178 हो गई होगी, उसमें लिखा है कि मजिस्ट्रेट को जब किसी अपराध के होने की सूचना मिलती है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपसे गलती भी तो हो सकती है, ठीक है, कायदे से वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय ले लिया, तो आप ओरिजिनल पर अपने कारणों को नोट करेंगे, ठीक है ना, ताकि मजिस्ट्रेट सही निर्णय 178 में कर सके, और 178 में वो कॉपी या 159 में वो कॉपी कहां जाएगी, मजिस्ट्रेट के यहां आएगी, तो 157 में ही, बट
ये 176 में ही, बट मजिस्ट्रेट उसका जो एनालाइज करेगा आपके कारण की विधि संगतता को, वो कहा 178 में। और 178 या 159 में भी आपको जब बताया गया था कि मजिस्ट्रेट कहां कहां इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश पुलिस को दे सकता है, तो उसमें 159 भी बताई गई थी, ठीक है ना। तो 159 उसी कॉपी को देखेगा वो, या 178 बीएनएसएस उसी कॉपी को देखेगा, और अगर उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो तत्संबंधी आदेश कर सकेगा, या अन्य ढंग से उस मामले को तुरंत निपटाने के लिए कार्यवाही कर सकेगा। अर्थात अगर उसे लगेगा कंप्लेंट पे संज्ञान ले लेना चाहिए, जो भी उसे उचित लगेगा तो कार्यवाही करेगा। तो ओरिजिनल, इस पर रीजंस रिकॉर्ड करेंगे आप, और ट्रिप्लीकेट चूंकि रिकॉर्ड में रहेगी, हो सकता मजिस्ट्रेट उस समय देखे ही ना, ठीक है, और आप ट्रांसफर हो जाओ, तो आपने ठीक किया या नहीं, सुपीरियर ऑफिसर इससे पहले थाने में आ गए, ठीक है, आखिर वो भी तो आपको आदेश दे सकते हैं। तो ट्रिप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए वहां रहेगी, और जो डुप्लीकेट है उस पर आप इस आशय की नोटिंग करेंगे, कारण डुप्लीकेट पे लिखने जरूरी नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट किसे दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को। तो इन्फॉर्मेंट को इस बात से अवगत तो होना चाहिए कि उसके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, होगा या नहीं होगा, लेकिन उसे कारणों से अवगत कराया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उन्हें कारणों से अवगत कराया जाना जरूरी है। दैट इज व्हाई in para number 105 it has been write down that whenever the officer in charge of a police station decides that a cognizable case will not be investigated, ठीक है, he must, तो must शब्द का प्रयोग कर दिया, he must, in order to comply with the provisions of section 157 subsection 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि 157 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, या 176 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, यू मस्ट इन्फॉर्म टू द कंप्लेनेंट, ठीक है, विद दिस फैक्ट दैट आई विल नॉट इन्वेस्टिगेट दैट केस व्हिच हैज बीन गॉट रजिस्टर्ड बाय हिम, ठीक है ना। 157 या 176 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है। दैट इज व्हाई यहां लिख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 of the code of criminal procedure, enter on the original and triplicate copies of the first information report his reasons for not investigating the case, ठीक है ना। कारण आप ओरिजिनल और ट्रिप्लीकेट पे लिखेंगे। he must also note on the duplicate copy which will be given to the person who has made the report the fact that no investigation will be made, उसे जो डुप्लीकेट कॉपी दी जाएगी उस पर सिर्फ इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि मामला इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, रीजन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। whenever he makes or orders an investigation otherwise than on the order of the superintendent of police into any case or any of the classes enumerated in class 3 अब पैराग्राफ 104, he must record in the general diary his reasons for doing so। हम लोगों ने 104 में एक नोट देखा था, उस नोट में लिखा था कि if the deadly weapons are used, ठीक है, and a hurt has been caused to the person, then the SHO may register that case under section 307 or 308 IPC, which now become the section 109 और 110 यानी 109 और 110, attempt to murder or attempt to culpable homicide not amounting to murder। और वहां यह भी लिखा था कि if that case has been registered by the SHO
under these sections, then he can investigate, ठीक है, without the orders of the सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और वहां यह भी लिखा था कि जो लिस्ट है नॉर्मली एसपी के आदेशों के बिना, ये डीआईजी के एसपी के आदेशों की, ठीक है, सहमति में है। एसपी और डीआईजी के आदेशों के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। डीआईजी की बात उन्होंने तब की थी जब क्लास ऑफ केसेस थे, एक वर्ग के मुकदमे थे। लेकिन कभी ये सचो इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय भी ले सकता था, और यदि वो ऐसा करता है तो 105 उस पर ये दायित्व रख रहा है कि यदि आप उनमें से किसी को इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय ले रहे हैं तो यू मस्ट रिकॉर्ड योर रीजंस व्हाई यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दोज केसेस, ठीक है ना। तो ये आपका 105। 106 कहता है, 106 वही बात कहते हैं जो 57 सीआरपीसी और अब एक दो आगे पीछे बीएनएसएस कहती होगी कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त किया जाएगा। न समाप्त हो तब 167 द्वारा जो विहित अवधि है, ठीक है, 90 दिन या 60 दिन मैक्सिमम, उसमें खत्म किया जाएगा। तो 24 घंटे में अगर आप खत्म कर रहे हैं तो 106 काम आएगा। कहता है इन्वेस्टिगेशन शुड ऑर्डिनरली बी कैरीड आउट एंड कंप्लीटेड ऑन द स्पॉट। सामान्यतः जिस स्थान पर घटना हुई वहीं आपको अन्वेषण समाप्त कर लेना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं भी होगा। भाई जिस स्थान पर घटना हुई वहां कोई मिला ही नहीं, हत्या हुई, खाली लाश पड़ी है, तो भाग गए, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे वहां? ज्यादा से ज्यादा खून ऊन जो पड़ा है वो इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी द एविडेंस, क्योंकि वो चिन्ह, ठीक है, बना है। और वो क्या है? विवादित तथ्यों के घटित होने का परिणाम, ठीक है ना। और परिणाम सुसंगत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक। इसीलिए आप वहां जाएंगे तो वहां होता है खून आलूदा मिट्टी और सादा मिट्टी ये पेश की गई, और खून आलूदा मिट्टी तो एफएसएल भेजी जाती है जो फोरेंसिक लैब है स्टेट गवर्नमेंट की, ताकि ये तय हो पाए कि नहीं ये मानव रखती है, ठीक है ना। अन्यथा तो रक्त है किसका है क्या मालूम। तो ये हो सकता है कि ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन खत्म हो, और यह भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट खत्म न हो। तो हमें दोनों तरीके से प्रोविजन करना पड़ेगा, और दोनों तरीके से प्रोविजन किया भी गया है। 57 कहता है नॉर्मली यू शुड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स इफ दैट कैन बी कंप्लीटेड। अगर समाप्त की जा सकती है देन यू मस्ट कंप्लीट। तब देर क्यों? एंड इफ दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स but you have collected such evidence which is sufficient to arrest the accused and send them towards the court of magistrate, ठीक है ना। तो आप 170 सीआरपीसी हुआ करती थी, जो अब कितनी हो गई होगी? 180, 89 हो गई होगी। 189 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट के पास मामला भेज देंगे, और फिर 167 की जो कार्रवाई थी, जो पहले 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न होने की दशा में की जाती थी, और अब 186 हो गई होगी, ठीक है। 186 में उसकी अभिरक्षा ये निर्धारित होगी। और अगर आपको 24 घंटे अन्वेषण में इतना भी साक्ष्य नहीं मिला कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुगत कहा जाए, जस्टिफाइड कहा जाए, लेकिन आपको यह साक्ष्य मिल रहा है
कि अपराध हुआ तो है लेकिन इतना नहीं मिला कि आप मजिस्ट्रेट के पास भेज पाए, तो पहले 169 इसकी कार्यवाही होती थी और अब 188 बीएनएसएस होगी, ठीक है ना, उसकी कार्यवाही होती थी। आप अभियुक्त से बंद पत्र लेंगे और उसे छोड़ देंगे और आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर अपराध पाएंगे तो 173 और अब 193 उसके अंतर्गत आरोप पत्र या पुलिस रिपोर्ट जैसी भी स्थिति होगी वो भेजेंगे, ठीक है। और अगर 24 घंटे में कंप्लीट न हुआ लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना न्यायानुमत था तो आपने 170 में भेज दिया, 186 में उसका रिमांड तय होगा, 167 में उसका रिमांड तय होगा और आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको अनंत समय है, लेकिन अगर 90 दिन या 60 दिन में आपने कंप्लीट नहीं किया तो स्थिति क्या बनेगी? तो स्थिति यह बनेगी कि वो बेल के लिए हकदार हो जाएगा। ये सारी स्थिति आपने देखी थी जब हम लोग सीआरपीसी और बीएनएसएस पढ़ रहे थे। यहां ध्यान आ गया इसलिए चर्चा कर देते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि बीएनएसएस में नया प्रोविजन आया है चार्ज के विषय पर। अगर आरोप बनाया गया है, ठीक है ना, और आरोप बनाने के समय अभियुक्त को सुना गया या नहीं सुना गया इसका मतलब नहीं है। आरोप बनाने के 60 दिन शायद हैं, अब 60 दिन के भीतर अभियुक्त पुनः सुनवाई की मांग कर सकता है, उसे सुने जाने का अवसर दिया जा सकता है। ये नया आया है, ठीक है, अमेंडमेंट, और आपको पढ़ाते समय बताया भी गया था कि इसको लाया इसीलिए गया है कि आरोप पर अभियुक्त को सुना जाए। ये कागजों में तो है लेकिन वहां क्या करते थे, वहां अभियुक्त को तो मालूम नहीं है कुछ, ठीक है, कि आरोप पर उसे सुने जाने का अधिकार है। अभियुक्त तो ये चाहता जल्दी से उसे तारीख मिल जाए, तो वहां उसे बुलाते थे, एक हरे पन्ने पे उसके सिग्नेचर करा लिया, ठीक है, क्योंकि न्यायालय का सारा कामकाज हरे पन्ने पर होता है, उसका निर्णय भी हरे पन्ने पर होगा, वो अभियुक्त की जो परीक्षा करेगा वो भी हरे पन्ने पर होगी। कचहरी में ये नियम है, ठीक है, ताकि अलग से पता लगे कि ये पत्रावली में जो कागज लगा ये न्यायालय का आदेश है, मिनटों में निकल आए। अन्यथा फाइल इतनी मोटी हो गई, खोजो बैठ के। लेकिन हरे पन्ने मीनिंग देयर बाय कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। तो अभियुक्त की परीक्षा ये भी हरे पन्ने पे है, आरोप ये हरे पन्ने पे। तो क्या किया, अभियुक्त से दस्तखत करा लिया। अब मालूम ही नहीं है कि चार्ज बनना है, ठीक है ना, और अभियुक्त तो घर जाने की जल्दी में है, उसे तारीख मिल जाए बात खत्म हो। उसे हरे पन्ने पर दस्तखत कराए, वो घर गया, अगली डेट पे चार्ज बना रखा है और लिखा हुआ है कि अभियुक्त को सुना गया। अब वकील साहब खोपड़ी कूट रहे हैं अपनी, ठीक है, अब कुछ हो नहीं सकता। हो सकता मीनिंग देयर बाय अब रिवीजन फाइल करो, अब या तो रिवीजन फाइल करो या भाग जाओ, हो गया, चार्ज तो बन गया। और हो सकता है हम चार्ज पर सुनाते बनता ही ना, इसलिए नया प्रोविजन लाया गया क्योंकि इस प्रैक्टिस को वो किया जाए। चलो तुम बना भी लो, तो जिस दिन बनेगा उससे 60 दिन, 60 दिन है शायद, देख लीजिएगा। अब 60 दिन तक अभियुक्त को फिर सुनवाई का अवसर रहेगा, बना लो ऐसे, तो भी अब एप्लीकेशन 60 दिन में आ जाएगी, ठीक है ना, इसलिए लाया गया। खैर ये बात ध्यान में आ गई थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपसे चर्चा कर ली। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि विद इन 24 आवर यू मस्ट कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, इफ यू मे कंप्लीट। तो 106 कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन शुड ऑर्डिनरली बी कैरीड आउट एंड कंप्लीटेड ऑन द स्पॉट। जहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, यानी अपराध हुआ, ऑन द स्पॉट 24 घंटे में खत्म कर लिया जाए, ऑन द स्पॉट खत्म किया जाए, एक्सेप्ट इन केसेस फॉलिंग अंडर सेक्शन 157(1)(a) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 157(1)(a) आपका सीरियस टाइप के ऑफेंसेस के बारे में बात करता था, क्योंकि 157(1)(a) क्या कहता था कि इफ द ऑफेंस इज
इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, घटना स्थल पर जाएगा या अपने किसी अधीनस्थ को भेजेगा। यही तो लिखा था 157 बने, या वर्तमान में 176 बने। और यदि अपराध अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो पता लगाने का प्रयास करेगा किसने किया। यानी 157 बने ए सीरियस ऑफेंसेस के बारे में बात करता था। तो कहता है कि of the code of criminal procedure, if however the scene of offense is close to the police station as in towns and the case is not covered by section 157(1)(a), the investigating officer after visiting the spot return to the police station to complete the investigation. Any police officer proceeding on an investigation of a serious offense is permitted by the railway authorities to travel the first available train, passenger or goods, but he may not stop it out of course. ठीक है, तो कह रहा है नॉर्मली ऑन द स्पॉट जहां अपराध हुआ वही इन्वेस्टिगेशन को खत्म किया जाएगा। ठीक है ना, यानी केस डायरी वही लिखी जाएगी, साइट प्लान वही बनेगा। ठीक है, नक्शा नजरी जिसे कचेरी की भाषा में कहते हैं, वो किस सेक्शन में तैयार होगा अभी वो भी आएगा, वो सेक्शन भी अभी आएगा। वो सेक्शन मीनिंग देयर बाय वो पैरा सेक्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये पुलिस एक्ट द्वारा दी गई अधिकारिता के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम हैं। ठीक है, इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, सेक्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो पैरा अभी वो भी आएगा जिसमें नक्शा नजरी या साइट प्लान ये बनाने की बात है। तो ऑन द स्पॉट सारी चीजें बनाई है, लेकिन अगर मामला 157(1)(a) से कवर नहीं है तो पुलिस ऑफिसर यह भी निर्णय कर सकता है कि हम थाने पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। अब इसीलिए कचहरी में जैसे आप केवल ये पूछ रहे हैं दरोगा जी से, यानी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर से, कि देखिए आपने इन्वेस्टिगेशन थाने पर बैठकर कर ली, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ की तो इसीलिए वो कह देता हाँ थाने बैठकर की, तब भी कुछ नहीं होता। हालांकि वो कहते नहीं है थाने बैठकर की, वो कहते नहीं थाने बैठ के नहीं की। आपको दोनों बातें पूछनी चाहिए कि स्पॉट पे गए थे आप, ठीक है, स्पॉट पे जाना जरूरी है। स्पॉट पे गए थे, कौन कौन मिला था, किससे किससे बात हुई थी, सारी बातें आप पूछेंगे, क्योंकि स्पॉट पर जाने से रोक नहीं, मतलब क्षमा नहीं मिली है। वो कहता है स्पॉट पे ही कंप्लीट करिए, नहीं कंप्लीट होती या अन्य कोई उचित कारण है, देन ही में कंप्लीट he may return to the police station for the completion of investigation। तो आपके सवाल ये होने चाहिए कि स्पॉट पे गए थे, किससे किससे मिले थे, क्या क्या किया था स्पॉट पे, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने थाने पर आकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का निर्णय लिया, वहां क्यों नहीं कंप्लीट की। ठीक है ना, और वो कहे वहीं कंप्लीट की तो कागज कहां से लाए थे। फिर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच में बी आस्क्ड, लेकिन ये तब होगा जब आपको पैरा पता हो, अदरवाइज कैसे आप करेंगे। और यहां इन्वेस्टिगेशन अफसर को एक सुविधा दी गई कि रेलवे अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को किसी भी ट्रेन से, वेदर दैट इज गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी भी या पैसेंजर ट्रेन, उससे उस जगह जाने की सुविधा देंगे जिस जगह वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जाना चाहता है। और फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन, जैसे अभी वो जाना चाहता तो लखनऊ, तो इसके बाद जो लखनऊ के लिए गाड़ी आने वाली, वेदर दैट इज गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, इसका मतलब नहीं लखनऊ गाड़ी जा रही, बात खत्म। लेकिन एक बात, एक शर्त लगाई है कि शाहजहांपुर में स्टॉपेज नहीं है तो नहीं, क्योंकि आगे वो कहता है कि आपका उसने कह दिया कि पैसेंजर आर गुड्स बट ही मे नॉट स्टॉप इट आउट ऑफ कोर्स। ठीक है ना, अगर स्टॉपेज है तो जो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन है उससे जाने की सुविधा ये रेलवे अथॉरिटीज को, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को देनी पड़ेगी। तो ये पैरा नंबर 106 107 कहता है
अब 107 तरीका बता रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का, और ये तरीका जानना जरूरी है। और ये जो पैरा नंबर 107 है, ये अक्सर पुलिस अफसर उन्हें भी नहीं पता होता। वहां सवाल होता है कि आपने क्या ये जानने का प्रयास किया था कि इस मामले में और कौन कौन साक्षी हो सकते हैं? तुम कहते तो नहीं, हमने नहीं जानने का प्रयास किया। उन तो पूछते क्यों नहीं किया, ठीक है। तुम कहते हैं कि हमने आवश्यक ही नहीं समझा। आप आवश्यक कब नहीं समझेंगे, ये भी यहां बताया है, ठीक है। और आप जब थाने जाया करते हैं और आप कुछ भी बताते हैं तो पुलिस ऑफिसर प्रथम दृष्टया आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो 107 उसे ऐसा ही करने को कहती है। पैरा नंबर 107 जो है वो उसे ऐसा ही करने को कहता है। ये अलग बात है कि ये उन्हें भी नहीं मालूम कि पैरा नंबर 107 उनसे ऐसा करने की ही अपेक्षा कर रहा है। करते तो वो आदतन है, लेकिन है वो कानूनन, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है पैरा नंबर 107 में, यू आर नॉट ए मियर क्लर्क, कि समवन हैज come before you and he is telling something and you are going to write down that simply. You must apply your mind. Whatever he is saying, that can be or that can't be. वो जो कुछ बता रहा हो भी सकता है। अगर वैसा जैसा वो बता रहा है वैसा हुआ हो तो क्या क्या हुआ होगा, ऐसा थोड़ा ना खाली वैसा ही हुआ होगा, और भी चीजें हुई होंगी। इसीलिए पुलिस कहती कि घटना संदिग्ध मालूम पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि जो तुम बता रहे हो वो उस ढंग से घट ही नहीं सकता। आपके तो दिल्ली से डकैत आए थे, डकैती करके चले गए। अरे दिल्ली का आदमी यहां की गलियां कैसे जानता था? यहां का जब तक कोई मिला नहीं था कैसे पड़ गई डकैती? मान लिया दिल्ली से डकैत आए थे, बैंक डकैती हुई है, उन्हें कैसे मालूम कि आपका स्ट्रांग रूम कहां था? और वो आए और सीधे स्ट्रांग रूम में गए। उन्हें कैसे मालूम था मैनेजर कौन है? उन्हें कैसे मालूम था कैशियर कौन है? वो आए सीधे मैनेजर के ऊपर, उन्होंने कहा चाबी दो। इसका मतलब कोई बैंक कर्मचारी है जो मिला हुआ है, जिसने सब कुछ बताया। चलो वो रेकी भी कर रहे थे, ठीक है, तो 4, 6, 8 बार बैंक में आए होंगे और कोई ना कोई तो मिला ही है। और आप 10 बार बैंक में जाओ, स्ट्रांग रूम किधर है तब भी नहीं पता लगेगा आपको। आप रोज चले जाओ, वो तो कोई है कर्मचारी, वही मिला है। इसलिए पुलिस सबसे पहले डंडा परेड वही शुरू कर देती है, ठीक है ना, क्योंकि ही इज नॉट ए मियर क्लर्क। वट एवर यू आर डिपोजिंग, वो सिर्फ लिखे बैठ के ऐसा नहीं है, उसे अपना दिमाग लगाना चाहिए और ट्रूथफुलनेस इससे देखना चाहिए कि वॉट एवर समवन इज टेलिंग, हाउ मच ट्रूथ दैट बी, ठीक है, वो कितना सच और सही हो सकता है, ये एक बार देखे। हां, प्रथम दृष्टया वो इस बात से सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं इन्होंने अपराध तो किया है, देन उसे अन्य साक्षियों से बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार हमें लग गया कि नहीं अपराध तो तुमने किया बेटा। अब हम अन्य साक्षी जो तुम्हें निर्दोष समझते हो उनसे उन्हें ढूंढते घूमे, ये एज ए इन्वेस्टिगेटिंग अफसर मेरी ड्यूटी नहीं। तो अगर आप कहते हैं कि हमने कोई साक्षी नहीं तलाशी, तो आपको यह भी कहना चाहिए कि बिकॉज आई वॉज सेटिस्फाइड, ठीक है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जो हमें साक्ष्य मिला उससे हम संतुष्ट हो गए कि इन्होंने अपराध किया, इसलिए हमने आगे अन्य साक्ष्यों की तलाश नहीं की।
इनके लिए डिफेंस के साक्षी तलाशना ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्हें ट्रायल के लिए भेज देना ये भी आपका काम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेंट और कंप्लेनेंट, उसकी ट्रूथफुलनेस, वो जो कुछ बता रहा है उसकी सत्यता पर भी तो संदेह करिए। कई बार तो जो कातिल है उसी ने एफआईआर लिखा दी, ठीक है, और दूसरा एक नाम लिखा दी, मारा खुद, और बता रहे हैं कि राम भरोसे आए थे, मार के चले गए। अब अगर हम ये मान लें कि हम क्लर्क है मेयर, तो उस कंप्लेनेंट के बयान लिखे, राम भरोसे जाके पकड़ लिया, ये थोड़ी होगा। हाँ, एक बार हमने कंप्लेनेंट और सारी चीजों को देखा और फिर हमें लगा नहीं भाई राम भरोसे ने मारा तो है, तो राम भरोसे को डिफेंड करने वाला एविडेंस हम खोजें, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि राम भरोसे को किसी ने कातिल बता दिया तो हम उन्हें गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दैट, यह आपको पैरा 107 बताता है, ठीक है। इसलिए हमने आपसे बार बार कहा कि वकालत, प्रोसिक्यूटर, जज, हर रूप में आपको इन्हें जानना चाहिए। कहता है एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज अ मियर क्लर्क फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। ये खाली कथनों को, यानी 161 या 180 बीएनएसएस में अब जो लिखे जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए आप सिर्फ क्लर्क हो, इस भूमिका में किसी भी अन्वेषण अधिकारी को स्वयं को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है इट इज हिज ड्यूटी to observe and to infer. In every case, he must use his own expert observation of the scene of the offense and of general circumstances to check the evidence of witnesses. वो कह रहा उसे सोचना चाहिए, इन्फर माने अनुमान लगाना चाहिए, उसे सोचना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए, और अपनी जो एक्सपर्टाइज है, अपना जो उसका विशेषज्ञ की तरह का ज्ञान है, क्योंकि जैसे आप लोग विश्वास कर लेते हैं जल्दी, आप लोग मीनिंग भाई आम आदमी, जरा एक वकील के पास जाओ, वगैरह बात कहानी सुना रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोलते हो तुम, तुम्हारे चेहरे देख के वो कह देगा कि ना झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ है, यही सबसे कमीना आदमी है, ठीक है। ये क्या है, ये उसकी एक्सपर्टाइज है जो धीमे धीमे आ जाती है कि बिना ऐसे तुम कौन सा सीधे हुए जो साहब तुम बता रहे हो कि ऐसे ऐसे हो गया और तुम चले ही आए, या ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आईओ भी एक्सपर्टाइज होता है, तो उसे अपने अनुमान लगाने चाहिए, अपनी एक्सपर्टाइज का प्रयोग करना चाहिए, और जो परिस्थितियां हैं मौके पर, घटना स्थल पर जो परिस्थितियां, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। कहता है टू चेक द एविडेंस ऑफ विटनेसेस, और ये सब क्यों करना चाहिए, ताकि साक्षी जो साक्ष्य दे रहे हैं उसका विश्लेषण हो सके, ठीक है। तुम बता रहे रात में चोर घुसे, उनने मारा और भाग गए, अच्छा भाई शोर नहीं हुआ, कुत्ते नहीं भौंके, चोर और मार डाला, हम पड़ोस वाले कमरे में सो रहे थे, अरे वाह भाई वाह, मरने वाला ऐसे ही आराम से मर गया हो, उसने कोई आवाज नहीं किया, तुम सोते ही रहे, यार ये कोई बात हुई, ठीक है। तो परिस्थितियों का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से कि साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता जानी जा सके। अच्छा, एंड इन केसेस इन विच द कल्प्रिट्स आर अननोन, जिनमें अभियुक्तगणों का कोई पता नहीं है, ठीक है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच ही शैल लुक फॉर देम, कि उसे इसलिए भी परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि जहां अभियुक्तगण अननोन हैं वहां यह जाना जा सके कि किस दिशा में हम आगे बढ़े। जो फिल्म है जमीन, उसमें अभिषेक बच्चन पुलिस ऑफिसर दिखाए गए, प्लेन हाईजैक हो गया है, तो सबसे पहले जब वो आया तो सवाल यही उठा कि भाई यात्री चेक होकर गए, ठीक है, किसी यात्री के पास कोई हथियार था नहीं, और जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया उनके हाथों में हथियार थे, तो हथियार पहुंचे कैसे। इसका मतलब ये हो गया
कि प्लेन में यात्रियों के जाने के पहले प्लेन में हथियार जा चुके थे। तो प्लेन में हथियार जाने का अवसर किसे मिला? जो मेंटेनेंस स्टाफ है, क्योंकि हर फ्लाइट के आने के बाद दूसरी फ्लाइट के बीच प्लेन का मेंटेनेंस देखा जाएगा और उसे मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी भीतर जाएंगे। उसे कर्मचारियों को सबसे पहले पकड़ा कि कौन कौन गया था अंदर, और फिर ये एक्सपर्टाइज होती उसकी, उसने बिल्कुल ठीक उसी आदमी को पकड़ लिया जिसने हथियार रखे, फिर उन्हें हवाई जहाज बनाया गया। तो उन्होंने सब बताना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। तो अपनी एक्सपर्टाइज का वो प्रयोग करेगा, परिस्थितियों को देखा, और जहां कल्प्रिट्स अननोन है वहां ये कोशिश की जानने की कि किस दिशा में हम चलें कि हमें अभियुक्तगण का पता लगे, ठीक है। एंड he must study the methods of local offenders who are known to the police with a view to recognizing their handwork, and he must on his guard against accepting the suspicious of witnesses and complaints when they conflict with obvious inferences and facts. वो कह रहा कि मौके पर अगर कोई ऐसे चिन्ह भी हैं जो लोकल अफेंडर्स जो आपकी जानकारी में है, ठीक है, लोकल अफेंडर्स को तो पुलिस जानती होती है, जो चोर है, जो गिरहकट है, वो जिस ढंग से अपराध करते हैं, अगर वैसे कोई चिन्ह मिल रहे हैं तो उनको देखें। और जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेसेस हैं, अगर उनके बयानों में कोई विरोधाभास ये उभर रहा है, ठीक है, तो उस पर भी प्रॉपर ध्यान दे। ये सब उसका काम है, ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है, ये अब देखिए उसकी ड्यूटी आ रही, कहता ही मस्ट रिमेंबर, उसे याद रहना ही चाहिए, दैट ही इट इज हिज ड्यूटी टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड नॉट मियरली टू ऑब्टेन कन्विक्शंस। ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि केवल दो सिद्धि ये हो। ही मस्ट फाइंड आउट द ट्रुथ, जो सही है उसको लाइए। तो जो एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमने विटनेसेस से बात की, कंप्लेनेंट से बात की, हमें लग रहा है कि ये सारे फालतू फंसाए दे रहे हैं किसी को, ये सारे खुद दोषी हैं, ठीक है, तो हम इन्हें पकड़ेंगे। कोई घटना ही नहीं हुई है, हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, ये खटिया गिरे, टांग गई टूट, अब जो फंसा रहे हैं पड़ोसियों को, क्योंकि उनसे इनकी लड़ाई है, घटना ही कोई नहीं हुई है, ठीक है। हां, अगर वो एक बार संतुष्ट हो गया कि नहीं दोषी हैं, तो फिर जो दोषी उसकी नजर में है उसको बचाने का एविडेंस वो खोजे, ये उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है। लेकिन ही मस्ट फाइंड आउट द ट्रुथ, कहता है ही मस्ट नॉट प्रीमेच्योरली कमिट हिमसेल्फ टू एनी व्यू ऑफ द फैक्ट्स for or against any person, and though he need not go out of his way to hunt up evidence for the defense in a case in which he has satisfactory grounds for believing that an accused person is guilty. वो कह रहा कि तथ्यों से प्रारंभिक तौर पर कोई पूर्वाग्रह ये आयोग को निर्मित नहीं करना चाहिए। जिसे अपराध में नामित कर दिया गया उसके विरुद्ध भी कोई पूर्वाग्रह नहीं। कंप्लेनेंट भी झूठ हो सकता है और यह भी दोषी हो सकता है। कंप्लेनेंट झूठ इन अर्थों में भी हो सकता है कि कोई और दोषी और ये बता किसी और को रहा हो, और कंप्लेनेंट इन अर्थों में भी झूठ वो हो सकता है कि इनफैक्ट घटना ही ना हुई हो, इसलिए वो कोई पूर्वाग्रह ना बनाए। लेकिन हां, अगर एक बार उसे सबूत मिलता है कि सही घटना भी है और सही लोग नामित भी हैं, तो फिर वो बचाव के लिए साक्ष्य ढूंढने को कानून के द्वारा आबद्ध नहीं किया गया है। तब डिफेंस लेने के लिए वो जरूरी, ठीक है, डिफेंस की एविडेंस खोजना ये उसका काम नहीं है। ही मस्ट ऑलवेज गिव अक्यूज्ड पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेंस एविडेंस बिफोर हिम। लेकिन इसके बाद भी उसे हमेशा अक्यूज को भी यह अवसर देना चाहिए कि वो अपने बचाव का साक्ष्य उसे दे, और अगर वो देता है तो उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए।
इसीलिए जब वहां अक्यूज पर्सन की ओर से कोई पेपर दिए जाते हैं, कोई चीज, तो हम लोग क्या करते हैं, साहब ये आईओ को दे, यहां क्या देना है, यहां थोड़ी देंगे ये, इस समय बेल का समय है या चार्ज का समय है, इस समय तो जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट हुआ उस पर होगा फैसला। हाँ, ट्रायल में जब ये देंगे तो 313 अभियुक्त की परीक्षा होने के बाद, अब कितना होगा, 389 या 313 कितना हो गया, जो भी हुआ हो देखिए, बीएनएसएस बेयर याद होना चाहिए, जो भी हुआ हो, तो अभियुक्त की परीक्षा होने के बाद अगर आप अपना साक्ष्य देते हैं डिफेंस में तो तब दीजिएगा, यहां कैसे दे देंगे, ठीक है ना। और यहां आईओ की जिम्मेदारी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द आईओ मस्ट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज पर्सन फॉर 351 313 हो गया, ठीक है। अच्छा, कहता है कि बर्गलरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल ऑर्डर्स ऑन द सब्जेक्ट। बर्गलरी हमने बताया था कि घर में घुस के चोरी है, ठीक है, छोटी चोरी घर में घुस के, बड़ी नहीं, घर में घुसकर छोटी चोरी, उसे बर्गलरी कहते हैं, ठीक है, घर में घुसकर छोटी चोरी, तो उसका अन्वेषण जब स्पेशल ऑर्डर एसपी के होंगे तभी किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो 107 एक तरीका बता रहा है, एक मैनर बता रहा है, एक ढंग बता रहा है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आप करेंगे। 172 इट इज वो 108 इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवोकेट्स, डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूटर्स। क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप of the investigating officer should be to note in the case diary prescribed by section 172 of the code of criminal procedure the time and place at which he has received the information। उसे किस स्थान पर और किस समय अपराध की सूचना मिली, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर की बात हो रही है, आयु उसकी नहीं हो रही है, सचो की। केस डायरी आप देखेंगे कचहरी में होती है खूब, नॉर्मली वो नोट भी करते हैं, नॉर्मली वो नोट भी करते हैं, लिखते हैं कि मेरे द्वारा बतौर एसएसआई या बतौर एसएचओ अमुक अभियोग की विवेचना थाना कार्यालय से, थाना कार्यालय आने पर, ठीक है, अभियोग की चिक एफआईआर अमुक अमुक समय दिए जाने पर ग्रहण की गई, ये शब्द लिखे हुए होते हैं। लेकिन एज ए एडवोकेट यू मस्ट चेक, ठीक है, कि दीज वर्ड्स आर रिटन और नॉट। अगर नहीं लिखे तो इससे आप मुकदमा छूट नहीं जाएंगे, इससे दोषमुक्त नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे एक बात तय होती है कि आईओ वाज केयरलेस, ठीक है, वो ठीक आदमी नहीं था, कानून के मुताबिक व्यवहार करना उसकी आदत नहीं थी। और अगर आप ये न्यायालय के मन में भाव निर्मित कर पाए तो आगे आपको फायदा हो जाने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो एज ए डिफेंस लॉयर आपको ये देखना चाहिए कि पुलिस रेगुलेशन पैरा नंबर 108 कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी टू नोट इन द केस डायरी। केस डायरी प्रिस्क्राइब्ड कहां है, 172 आपका सीआरपीसी, और अब हो गई होगी आपका 191, मेरे ख्याल से 191 है, 192, ठीक है, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द टाइम एंड प्लेस at which he has received the information on which he acts and make in the diary a copy of the first information report। और सीडी का भी आप देखेंगे तो सीडी का पहला पर्चा जो होगा उसमें लिखा होगा नकल चेक, सबसे पहले नकल चेक लिखी होती। क्यों लिखी है, इसलिए क्योंकि 108 कह रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, मेक इन द डायरी ए कॉपी ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी करेगा, नकल करेगा केस डायरी में, जिसे पुलिस डायरी भी कहा जाएगा 172 में। ठीक है, इसीलिए आपको कचहरी में आप सीडी देखोगे तो पहले पर्चे में सबसे पहले उसने विवेचना किस स्थान पर, किस समय, किस तारीख में ग्रहण की, ठीक है, यह लिखा होता है। और फिर नकल चिक का या एफआईआर का नकल, एफआईआर का अवलोकन करने के बाद उसकी नकल ये लिखी होती है। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है व्हेन बिगिनिंग हिज इन्वेस्टिगेशन ही मस्ट नोट इन द डायरी द टाइम एंड प्लेस एट विच ही बिगिन्स। अपराध की सूचना कब प्राप्त हुई ये लिखेगा, और फिर उसने इन्वेस्टिगेशन कब प्रारंभ किया, उसका समय, उसका स्थान। नॉर्मली ग्रहण करने का और विवेचना प्रारंभ करने का समय स्थान, ठीक है, एक ही होता है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। अभी हमने विवेचना ग्रहण की और अभी प्राइम मिनिस्टर का दौरा लग गया या कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई तो हमने ग्रहण की, खत्म, अब हम जा रहे हैं वहां, अब कल फिर करेंगे, तो फिर कब स्टार्ट की लिखना पड़ेगा। ठीक है, ही शुड देन इंस्पेक्ट द सीन, इसके बाद ही शुड इंस्पेक्ट द सीन, इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण। और आप देखेंगे फर्स्ट पर्चे में वो क्या करेंगे, सबसे पहले नकल चिक होगी, फिर जीडी की नकल होगी, ठीक है, नकल रपट कायमी। ठीक है, वो जो 99 में कहा था कि थाने के रोजनामे आम में उसका संक्षिप्त रूप ये प्रविष्ट किया जाएगा, 99 पैरा था। उसके बाद वो उसकी कॉपी करते हैं और उसके बाद वादी का बयान लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद नक्शा नजरी जिसे कहते हैं, अभी आगे आएगा पैरा जिसमें वो बनाते हैं, उसका बनाया जाना उल्लिखित करते हैं। सीडी के पहले पर्चे में यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां लिखा है कि नकल चेक करेंगे सबसे पहले आपने कब विवेचना शुरू की, और जब विवेचना शुरू की उसका टाइम, प्लेस, सारी चीजें नोट करेंगे, और फिर उसके बाद आप प्लेस ऑफ अकरेंस का इंस्पेक्शन करेंगे। अब प्लेस ऑफ अकरेंस का इंस्पेक्शन करने के लिए जरूरी है कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस पर होना कहता है, प्लेस ऑफ अकरेंस पर होना कहता है या प्लेस ऑफ अकरेंस पर घटना का होना कहता है, वही तो बताएगा कि ये प्लेस ऑफ अकरेंस है। इसीलिए वादी का बयान ये नोट करते हैं वो सबसे पहले सीडी के पहले पर्चे में कि इन्होंने हमें बताया ना, नहीं तो हम प्लेस ऑफ अकरेंस पर पहुंच कैसे गए, ये भी तो बताना पड़ेगा कि यू हैव इंस्पेक्टेड द प्लेस ऑफ अकरेंस, बट हाउ यू हैव द नॉलेज, in what manner you have got the knowledge that this is the place of occurrence, कैसे जाना, तो इसीलिए वो लिखा करते हैं। क्योंकि यहां कहता है he should then inspect the scene of the alleged offense, ठीक है, अभिकथित अपराध का स्थल, उसका निरीक्षण करेगा, and question the complainant and any other person who may be able to throw light on the circumstances। और इसके बाद पहले पर्चे में ही अन्य गवाहों के बयान कई बार लिख देते हैं और कई बार नहीं भी लिखते हैं, अन्य गवाहों के आगे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतनी चीजें आपको पहले पर्चे में ही मिल जाएंगी। और कई बार नकल चिक, नकल रपट कायमी, ये लिखने के बाद उन्होंने विवेचना खत्म कर दी सेकंड पर्चे में, लेकिन शुरुआती पर्चों में ही ये मिलेगा। और अगर नहीं है, कई बार होता है प्लेस ऑफ अकरेंस का मुआयना 5वें और 6ठे पर्चे में, तो उससे सवाल बनता है कि भाई काहे भाई, क्या मजबूरी थी, 5वें 6ठे पर्चे में क्यों है, 108 कहती है पैरा नंबर, तुरंत आपको करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका कहता है। अच्छा, एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही कुड कंसल्ट द विलेज क्राइम नोटबुक टू लर्न ऑफ एनी मैटर रिकॉर्डेड देयर विच में हैव ए बियरिंग ऑन द केस। और आपका जो क्राइम नोटबुक है गांव की, जो चौकीदार के पास होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर और क्राइम नोटबुक, 3 चीजें चौकीदार के पास होगी। चौकीदार जिसे ग्राम पुलिस कहा जाता है और जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। ये भी पूछा जाता है। हमने 97 से शुरू जरूर किया, लेकिन 1 to 96 समय रहेगा तो हम बताएंगे
और नहीं रहेगा तो आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, 1 to 96 खूब पूछा जाता है, ठीक है। और विशेषकर यही पूछता है कि चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है, कितने प्रकार की पुलिस होती है, माउंटेड पुलिस यानी घुड़सवार पुलिस, ठीक है, इसकी नियुक्ति कैसे होती, यही सारी चीजें पूछते हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। समय रहेगा तो जरूर बता देंगे, नहीं रहेगा तो फिर आप देख लेंगे, ठीक है। तो वो चीजें देखना अगर अपराध पर रोशनी डालने के लिए जरूरी होगा तो वो भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर द्वारा देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद पैरा संख्या 109 कह रहा, द केस डायरी मस्ट कंटेन द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 172 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन सफिशिएंट डिटेल टू इनेबल द सुपरवाइजिंग ऑफिसर टू अप्रिशिएट द फैक्ट्स, variation in the statement of the complainant from the first information report and the substance of the supplementary statement if any should be recorded। यानी वो कह रहा है कि केस डायरी में सफिशिएंटली पर्याप्त विवरण के साथ सारी चीजें लिखी जाएंगी जो अपराध से संबंधित हैं, ताकि जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं, जो सुपरविजन करने वाले अधिकारी हैं, जो 158 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को जाएगी, ठीक है, और यशो खुद इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो थ्रू यशो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जो डायरी है वो एसपी के पास जाएगी, एसपी से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास आएगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कोर्ट को आएगी, ठीक है ना। तो ये जो चैनल बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया कि सुपरवाइजिंग अफसर ये देख सके कि अपराध का अन्वेषण ठीक प्रकार से हो रहा है, तो ठीक तरीके से हो रहा है ये जान तो तभी सकेगा जब जो 172 या 192 बीएनएसएस इसके मुताबिक जो केस डायरी तैयार हो रही है, जो पुलिस डायरी तैयार हो रही है, उसमें सफिशिएंट डिटेल के साथ चीजें लिखी जाए, तभी तो हो पाएगा। इसीलिए उसने यहां पर यह बाध्यता रखी है, ठीक है। अच्छा, और कहता है कि अगर जो कंप्लेनेंट है, परिवादी है, जितना रपट लिखाई है, उसके या गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास, यानी एफआईआर लिखाई तब कहा मिस्टर राम ने मारा, तमंचा लिए हुए थे, पैंट पहने हुए थे, जब 180 या 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हमने, तो बता रहे कि धोती कुर्ता पहने हुए थे, ठीक है, और ऐसे ही से मारा, यानी वेरिएंस है, तो उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और आपका अगर कोई पूरक बयान लिखा जाना जरूरी होगा, जैसे एक बार हमने कंप्लेनेंट को कर लिया मतलब उसका बयान लिख लिया, उसके बाद कुछ नए फैक्ट्स आ गए, उन फैक्ट्स के संबंध में कंप्लेनेंट से पूछा जाना फिर जरूरी है, तो फिर दोबारा भी उसका बयान लिखा जाएगा। उसे कचहरी की भाषा मजीद बयान का लिखा जाना कहा जाता है। मजीद अरबी या फारसी का शब्द होगा, इसका दोबारा अर्थ होता है, ठीक है, दोबारा भी उसका बयान लिखा जाएगा, क्योंकि पैरा नंबर 109 ऐसा कह रहा है, ठीक है। कह रहा वेरिएशन इन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी एफआईआर से जो वेरिएशन आ गया, ठीक है, वो एंड द सबस्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, अगर कोई पूरक स्टेटमेंट है तो उसका सार ये भी अभिलिखित किया जाएगा, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। कह रहा है कि जो अन्वेषण अधिकारी है वो जिसके स्टेटमेंट ले रहा है, जिससे पूछताछ कर रहा है, सबके स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करे, ऐसी कोई बाध्यता उस पर नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उसे 20 लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, कुछ कुछ बताएंगे और कुछ कुछ नहीं भी बताएंगे, कुछ कह देंगे मैं कुछ मालूम ही नहीं, तो सबके स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करे ऐसी जरूरत नहीं है। कर दे तो कोई बुराई भी नहीं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है लोगों के, तो सबने जो अलग अलग कहा
वो लिखेगा, भले ही सबने समान कहा है तो भी सबके अलग अलग लिखेगा। ये नहीं होगा कि राम श्याम, ठीक है, फलाने सबने मिलकर ये बताया कि हाँ इन्होंने ही घटना की, ये तरीका नहीं है। राम ने जो बताया वो लिखिए, उन्होंने जो बताया, क्योंकि चार लोगों के बयान एक ही घटना के संबंध में एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, शब्दावली एक नहीं हो सकती। हालांकि उनकी आदत यही होती है, उन्होंने सबके बिल्कुल सेम सेम उतार के वो रखते हैं। और कई बार ये भी होता है कि फलाने ने फलाने के बयान का समर्थन किया, ये भी। तो अगर ऐसा उन्होंने किया तो सवाल फिर बनते हैं, क्योंकि यहां कह रहा है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू reduce in writing any statement made to him in the course of investigation under section 161 of the code of criminal procedure, but if he does so, जरूरी नहीं है कि सबके बयान लिखे, लेकिन यदि ऐसा करता है यानी लिखता है, ठीक है, if he does so, he shall make a separate record of statement of each such person whose statement he records. तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के जिसके कथन उसने अभिलिखित किए हैं उनका अलग अभिलेख वो तैयार करेगा, ठीक है। द स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में रिकॉर्ड करना कि मैंने ऐसा कहा, मैंने, ये नहीं लिखेंगे आप कि मैंने जब उससे पूछा तो उसने ये बताया, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ये होता है जैसे आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान चूंकि खुदा की वाणी मानी गई है, ठीक है, तो खुदा की वाणी इसलिए वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैंने जमीन बनाई, मैंने आसमान बनाए, क्योंकि खुदा बात कर रहा है रसूल से, ठीक है, तो रसूल सुन रहा है, खुदा कह रहा है, तो फर्स्ट पर्सन में होगा। तो वो भी यहां भी फर्स्ट पर्सन में स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। तो आप सीडी पढ़ेंगे तो फर्स्ट पर्सन में ही स्टेटमेंट होता है। वादी से पूछा तो वादी ने बताया कि मैं इस दिनांक को ऐसे ऐसे यहां गया था, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि इन द फर्स्ट पर्सन द स्टेट एंड शैल कंटेन सच डिटेल एज आर लाइकली टू बी हेल्पफुल इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस, और उसमें इतने विवरण होंगे ताकि अभियोजन के मामले को, ठीक है, संचालित करने में मदद मिले, इतना डिटेल उसमें होगा। अच्छा, कहता द लॉ कंटेम्पलेट्स दैट द स्टेटमेंट इफ रिकॉर्डेड मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, अलग अलग लिखे जाए। इट विल देयरफॉर नॉट बी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द लॉ if it is merely recorded that a witness substantiate, corroborate or verify the statement of the complainant or another witness, and as such the use of such phrases should be avoided। वो कहता है ये लिखा जाना पर्याप्त नहीं है कि फलाने फलाने का समर्थन किया हो, फलाने ने फलाने का विरोध किया हो, फलाने ने फलाने की घटना का समर्थन नहीं, ये सब कुछ नहीं, जो कहा सो लिख दीजिए, ठीक है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। उसके बाद कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफिस, जो अभी हमने बताया था कि सीओ, फिर एसपी, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फिर कोर्ट, ऐसे केस डायरी भेज दी जाएगी, ठीक है, न्यायालय को, ठीक है। कहता है द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन मस्ट हाउएवर बी रिकॉर्डेड इन द फुल, यानी अभियुक्त का बयान, ये भी लिखेंगे आप केस डायरी में। देखते हैं आप वहां केस डायरी देखेंगे तो लिखेंगे कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया, बयान अभियुक्त लिखा होता है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें लिखा है कि द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन मस्ट हाउएवर बी रिकॉर्डेड इन फुल, और जो कुछ उसने कहा सब लिखेंगे आप, ठीक है, जो कुछ उसने कहा। हालांकि अक्सर वो एक ही लाइन लिख देते हैं कि उनने कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि हम अपनी सफाई अदालत में देंगे, ठीक है, यही लिख के वो इतने तरह कर देते हैं। लेकिन अब इतना ही कहा तो इतना ही तो लिखेंगे हम, ठीक है, तो उन्हें फुल लिख दिया, एक लाइन में करके काम चला देते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज क्लोज्ड फॉर द डे, अब जब इन्वेस्टिगेशन जिस दिन आप बंद करेंगे तो क्या करना है आपको, द टाइम एंड प्लेस एट विच इट इज क्लोज, ठीक है, मस्ट बी नोटेड, मस्ट बी, यानी पर्चा जहां पर समाप्त हो रहा है उस पर्चे पर देखिए
कि टाइम एंड प्लेस नोट है या नोट नहीं है। नहीं नोट है तो फिर सवाल बनता है कि भाई पुलिस रेगुलेशन कह रहा था, आपने किया क्यों नहीं। इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट हिमसेल्फ इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, आईओ जो है वो स्वयं एसएचओ नहीं है, ठीक है, आईओ अलग है, एसएचओ अलग है, ठीक है। कहता है कि हाँ, अच्छा, द टाइम एंड प्लेस एट विच इट इज क्लोज मस्ट बी नोटेड एंड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन द डायरी मस्ट बी सेंट डेली टू द सुपरिटेंडेंट ऑन ऑल डेज ऑन विच एनी प्रोसीडिंग आर टेकन, ठीक है। ये उसने कहा कि एसपी को रोज केस डायरी जितनी आपने काटी है, एक पर्चा काटा एक पर्चा भेज दीजिए, ठीक है, दूसरा पर्चा काटा दूसरा भेज दीजिए, यानी डेली जैसे ही पर्चा आप काटेंगे तुरंत एसपी को भेजेंगे। और भेजने का जो तरीका है वो सीओ के माध्यम से एसपी को जाएगा, फिर एसपी से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कोर्ट जाता है, ऐसे आता है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट हिमसेल्फ इन चार्ज ऑफ द स्टेशन द डायरी मस्ट बी सेंट थ्रू द ऑफिसर इन चार्ज एक्सेप्ट व्हेन दिस विल कॉज डिले, ठीक है। अगर आईओ और एसएचओ अलग है तो एसएचओ के द्वारा केस डायरी एसपी को भेजी जाएगी, लेकिन अगर विलंब हो रहा है तो सीधे भी भेजी जा सकती है। ऑल चेंजेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन इट, और जितने विवेचक बदलेंगे वो भी केस डायरी में लिखे जाएंगे, लिखा भी जाता है कि एसपी के आदेश फला फला के मुताबिक, या मेरा स्थानांतरण, फलाने विवेचक का स्थानांतरण हो गया, अब हम आ गए, इसके दो हमने विवेचना ग्रहण की, ये सब लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें इसमें लिखा है कि सारी चीजें विवेचक बदले जाने के बारे में नोट की जाएंगी। इफ मोर ऑफिसर्स देन वन आर इन्वेस्टिगेटिंग द सेम केस इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम ईच शुड कीप ए सेपरेट डायरी, यानी एक केस एक ही समय में दो आईओ के द्वारा भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है, और दोनों एक ही केस डायरी उस दशा में नहीं बनाएंगे, दोनों अलग अलग केस डायरी बनाएंगे, ठीक है, ताकि मामले में निष्पक्षता से विवेचना हुई, इसको बिल्कुल कहा जा सके कि दोनों इन्वेस्टिगेशन का दोनों एक ही निष्कर्ष पर है, ठीक है। सेपरेट केस डायरी मेंटेन होंगी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 एंड 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मस्ट बी केयरफुली स्टडीड इन पेटी केसेस। अ वेरी शॉर्ट केस डायरी विल ऑर्डिनरली बी सफिशिएंट। अगर बहुत छोटा मामला है तो बहुत कम केस डायरी ये तैयार की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका 109। अब यहां आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में सफिशिएंट जानकारी दी गई कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, और यह इन्वेस्टिगेशन की जानकारी सीआरपीसी में नहीं है, ठीक है। वहां तो सिर्फ इतना है कि एसएचओ में इन्वेस्टिगेट द केस, कहा 156 या 175 बीएनएसएस। इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे, कैसे करोगे, इसकी डिटेल वहां नहीं है, इसकी डिटेल यहां है। दैट इज व्हाई it is essential for public prosecutor that you must know in which manner the investigation will be conducted, and that is why the police regulation is a part of that syllabus which has been prescribed for the examination of APO, and it is also useful for the defense lawyer that they may also know the paras which are related with investigation. And if you want to be a judicial officer, it is useful also, ठीक है। तो आपका कहता है 110 में द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द, अब गिरफ्तारी की बात करते हैं। गिरफ्तारी आईओ को कब करनी चाहिए, ये उसका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है। बस एक ही बात, उचित परिवाद, विश्वसनीय इत्तिला, ठीक है। और 157 कहता है गिरफ्तारी आवश्यक हो गई है। उन सब प्रोविजन का ध्यान रखकर जब आपको लगे कि करना चाहिए तो आपका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है। यहां कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेट डाउन नहीं किया गया कि जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो ही आप गिरफ्तारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। गिरफ्तारी के संबंध में 110 कह रहा है द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट विच द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरेस्ट ए सस्पेक्टेड पर्सन,
under section 64 or 46 of the code of criminal procedure is left to his discretion. गिरफ्तारी का मामला उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। ही मे what a suspect but may not restrict his movement without arresting him nor compel him to remain in attendance as a witness. उसके अपने विवेक पर छोड़ा गया है गिरफ्तारी का मसला, लेकिन बिना गिरफ्तार किए वो किसी व्यक्ति के मूवमेंट्स को नहीं रोक सकता। मूवमेंट्स को रोकना है तो आप गिरफ्तार करिए, ये नहीं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें गिरफ्तार तो नहीं कर रहे लेकिन तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे, नो, ये नहीं कर सकते आप। या तो गिरफ्तार करिए और या आप ये नहीं कह सकते, और आप टैक्टिस भी नहीं अपनाएंगे। यानी आप गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हो, ना ये कह रहे हो कि घर छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन कह रहे हो हमें तुम्हें गवाही के लिए चाहिए और बैठो, अभी लेते हैं, पूछताछ करते हैं तुमसे, बैठो, 3 दिन बैठा ले हुए। तो वो कह रहा है कि हिम और नॉर कंपेल हिम, ठीक है, कहता है बट मे नॉट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स विदाउट अरेस्टिंग हिम नॉर कंपेल हिम टू रिमेन इन अटेंडेंस एज ए विटनेस। लगातार गवाह के रूप में उससे उपस्थित रहने के लिए भी नहीं कह सकता। यह भी आदमी को गिरफ्तार कर लेने का एक तरीका ही है कि बैठो पूछताछ कर रहा हूं, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये 110। 111 आपका कहता है अ पुलिस ऑफिसर अबाउट टू कंडक्ट ए सर्च अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर सर्च करने जा रहे हो तो अगर किसी इन्फॉर्मर ने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि अमुक स्थान पर अमुक अमुक वस्तुएं हैं जिनका, ठीक है, 104 की बात कर रहा है, तो वो सर्च होगी ना कि काउंटरफीट कॉइन रखे हैं, पुस्तकें रखी है, अश्लील सामग्री रखी है, ये आपको कहीं से सूचना मिली तो आप, या किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध ढंग से बंद किया गया है तो आप सर्च कर सकते हो। तो इन्फॉर्मर ये आपके साथ होगा। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो इन्फॉर्मर्स हैं वो सब आपस में एक दूसरे की तलाशी लेंगे, ठीक है, और ये निश्चित करेंगे कि किन्हीं उन लोगों के पास वैसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए तलाशी होनी, अर्थात कोई इंक्रिमिनेटिंग, फंसाने वाली वस्तु ये नहीं है, ये तय करेंगे। और जब सर्च लेने जाएंगे तो सर्च का जो स्थान है वहां इन्फॉर्मर को नहीं घुसने देंगे, खुद लेंगे, ठीक है ना। इन्फॉर्मर अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ वहां प्लांट भी कर सकता है, आप खुद घुसेंगे। हाँ, अगर इन्फॉर्मर के बिना वो जगह खोजी जानी असंभव है तो इन्फॉर्मर को भी साथ ले जा सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मर साथ ले जा सकते हैं, ले जाया गया है, अच्छा ये जाने कैसे, तो ये सब चीजों का उल्लेख किया जाएगा। इसीलिए आप कचहरी जाएंगे तो उन्होंने कहा फर्ज जमा तलाशी और फर्द बरामदगी। उसकी फर्द शब्द किसका है, वही अरबी फारसी का होगा। फर्ज माने मेमोरेंडम, एक ज्ञापन, एक लिखत, ये तैयार की जाएगी। उसमें सब कुछ लिखेंगे आप कि आपने तलाशी ली थी, पूछा या और ये क्रॉस एग्जामिनेशन पूछते भी हैं कि तुमने तलाशी ली थी आप लोगों ने एक दूसरे की, किसने किसकी ली थी, वो कहते सब कह देते हैं हाँ ली थी, उन्होंने किसने किसकी ली थी। अब एक बताएगा कि राम ने श्याम की ली थी, दूसरा गवाह आएगा बताएगा श्याम ने तो राम की ली थी, ये गड़बड़ होता है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ा जाएगा। फिर इन्फॉर्मर साथ ले गए थे आपने, अक्सर करके तो वो यही लिख देते हैं कि इन्फॉर्मर को हम लोगों ने पहले ही छोड़ दिया था और खुद गए, अक्सर तो यही लिख देते हैं। 99% यही लिखा होता है कि मुखबिर को छोड़ दिया और फिर हम लोग पुलिस पार्टी लेकर फला जगह पहुंच गए और वहां हमने ये चीज बरामद की। लेकिन इनकेस आपके भाग्य से लिखा मिल जाए कि इन्फॉर्मर लेके गए थे, तो फिर उसको पूछे भैया इन्फॉर्मर को क्यों लेके गए थे। जब पैरा 111 कहता है लेके नहीं जाओगे तब क्यों गए थे, ठीक है। क्योंकि देखिए ए पुलिस ऑफिसर अबाउट टू कंडक्ट ए सर्च, जो सर्च करने ही जा रहा है, अबाउट टू कंडक्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एनी अदर लॉ, या अन्य किसी कानून के अंतर्गत, मस्ट शब्द का प्रयोग है, बिफोर इंटरिंग द प्लेस टू बी सर्च्ड,
जिस स्थान में तलाशी हो रही है वहां प्रवेश करने से पहले सेटिस्फाई द ओनर, स्वामी को, और अक्यूपायर या जिसका कब्जा है उसको, ऑफ द प्रीमिसेस इफ प्रेजेंट, अगर वो मौजूद है, ठीक है, एंड द विटनेसेस कार्ड अंडर सेक्शन 103, नाउ सेक्शन 104 टू 8, वहां लिखा है ना, 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस बुलाएंगे आप, उनके समक्ष तलाशी लेंगे, ठीक है ना, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट नाइदर ही, यानी स्वयं इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, नॉर एनी अदर मेंबर ऑफ द सर्च पार्टी इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मर इफ प्रेजेंट, ठीक है, तो वो तो पहले कह रहे थे, हमने छोड़ दिया, हैज एनीथिंग इंक्रिमिनेटिंग कंसील्ड अबाउट हिज पर्सन, ऐसी कोई भी चीज जो फंसाने की प्रवृत्ति रखती हो अपने पास छिपाए हुए नहीं है, ये आप सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे की तलाशी लेंगे, इसके बिना सुनिश्चित कैसे हो सकता है। नो इन्फॉर्मर शुड बी अलाउड टू इंटर ए प्लेस, किसी भी मुखबिर को उस स्थान पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, विच इज टू बी सर्च, जहां सर्च होनी है, अनलेस इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस विद हिज, ठीक है, असिस्टेंट, जब तक कि ऐसा ना हो कि उसकी जो सहायता है उसे प्राप्त किए बिना सर्च किया जाना ही असंभव हो, तब तक ऐसा नहीं करेंगे। Searches made under the Arms Act, Excise Act, Section 19 of the Opium Act or Code of Criminal Procedure may be made by day or night. Searches under the SALT and Section 14 of the Opium Act may be made only by day. नमक कानून और अफीम एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत सर्च केवल दिन में ली जाएगी, ठीक है, तो ये सर्च से संबंधित मामले हुए, ठीक है। अब एक चीज यहां पर और देख लें, 112 फिर कल के लिए छोड़ लेंगे क्योंकि फिर कितना 129 तक है, तो थोड़ा ही बचा है, कर लेंगे। पर्सन्स फ्रॉम हुम इंक्वायरीज आर मेड बाय द पुलिस शुड नॉट बी अननेसेसरली हैरेस्ड और डिटेन्ड, ये आपका सीआरपीसी में लिखा है कि विटनेसेस हैं उन्हें अनावश्यक रूप से तंग नहीं किया जाएगा और ना ही अनावश्यक रूप से उन्हें निरुद्ध किया जाएगा, यहां भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इफ एनी पर्सन समन्ड अंडर सेक्शन 103, यानी जो अब 160 और अब जो 100 आपका कितना हो गया होगा 79, 180 में तो 161 हो गया, तो 179 में बुला सकते हैं ना। The Code of Criminal Procedure requires that the period of his attendance be put on record. The investigating officer should comply by making an entry on the fall and counterfall of the form number, order form number 7. वो कहता है आप अनावश्यक डिटेन नहीं करेंगे, अनावश्यक तंग नहीं करेंगे किसी को। अब आपने अनावश्यक तंग किया है, इस बात को साबित कैसे किया जाए, इसीलिए 112 ये कह रहा है कि अगर कोई विटनेस ये चाहता है कि कितने समय आपने उसे रोका, यानी कितने समय बुलाया और कितने समय छोड़ा, ये समय लिख दिया जाए, तो आप ये फॉर्म नंबर 7 जो है इसकी फॉल या काउंटर फॉल पर ये समय लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये तय हो सके कि आपने अननेसेसरी उसे तंग किया था या नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका 112 तक हो गया। 17 पैरा इन्वेस्टिगेशन के संबंध में बचे हैं, उम्मीद हम कर रहे हैं कि कल खत्म कर लें, देखें।